राज्यसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग के साथ ही उम्मीदवार चयन की कवायद में जुट गई है। दिल्ली में बीजेपी कार्यालय से लेकर प्रधानमंत्री निवास तक 6 घंटे से अधिक समय तक मैराथन बैठकों का दौर चला। बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बैठक में यूपी में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी चर्चा हुई और खबर है कि पार्टी सूबे की 6 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ने को तैयार है। इस बीच खबर है कि बीजेपी रायबरेली सीट पर किसी ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतार सकती है। कवि कुमार विश्वास, भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा, सपा विधायक मनोज पांडे का नाम भी चर्चा में है। महिलाओं के साथ राष्ट्रवाद का संदेश देने के लिए भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को भी मैदान में उतारा जा सकता है। गांधी परिवार के किसी सदस्य द्वारा चुनाव नहीं लड़ने पर मनोज पांडे को मौका मिल सकता है। नुपुर शर्मा, कवि कुमार विश्वास, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और राज्यसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने वाले सपा विधायक मनोज पांडे की दावेदारी को लेकर अटकलें तेज है। कुमार विश्वास वर्ष 2014 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर अमेठी से चुनाव लड़े थे। कुमार विश्वास चुनाव को रोचक बना सकते हैं। कुमार विश्वास का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा प्रवचन उनके बीजेपी से चुनाव लड़ने का संकेत दे रहा है। वहीं पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद घिरी थी। भाजपा ने उन्हें निलंबित किया था। पार्टी महिलाओं के साथ राष्ट्रवाद का संदेश देने के लिए नुपुर शर्मा को चुनावी मैदान में उतार सकती है। एनडीए के घटक दल सुभाषपा को गठबंधन में गाजीपुर सीट मिल सकती है। सुभाषपा इस सीट से माफिया ब्रजेश सिंह या उनके बेटे को मैदान में उतार सकती है। बीजेपी जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी और अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाली अपना दल सोनेलाल को 2-2, ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और डॉक्टर संजय निषाद के नेतृत्व वाली निषाद पार्टी को 1-1 सीट दे सकती है। बीजेपी यूपी की 74 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पार्टी आरएलडी को बिजनौर और बागपत, अपना दल को मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सीट दे सकती है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के बागपत सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है, तो वहीं अपना दल ने 2019 में भी इन्हीं सीटों से उम्मीदवार उतारे थे। 5 विधायक पर 1 सीट के फॉर्मूले को आधार बनाकर देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की पार्टी के हिस्से में 1-1, अनुप्रिया की पार्टी के हिस्से में 2 और आरएलडी के हिस्से में 2 सीटें ही आएगी। हालांकि बीजेपी या उसके सहयोगी दलों की ओर से सीट शेयरिंग या सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव जयराम रमेश को लीगल नोटिस भेजा है। गडकरी का आरोप है कि जनता में भ्रम पैदा करने, सनसनी, बदनामी और पार्टी के भीतर दरार पैदा करने के लिए कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से उनका 19 सेकेंड की एक क्लिप पोस्ट की गई है। क्लिप को काट छांट कर उनका संदर्भ हटा दिया गया। केंद्रीय मंत्री के वकील बालेंदु शेखर द्वारा भेजे गए नोटिस में कांग्रेस नेताओं को कहा गया, यह कानूनी नोटिस आपको एक्स से तुरंत उस पोस्ट को हटाने के लिए कहता है। कानूनी नोटिस मिलने के बाद किसी भी हालत में पोस्ट को अगले 24 घंटे में हटाया जाए। साथ ही 3 दिनों के भीतर मेरे मुवक्किल से लिखित माफी मांगी जाए। नोटिस में आगे कहा गया है, अगर कांग्रेस द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो मेरे मुवक्किल के पास आपके जोखिम और खर्च पर नागरिक एवं आपराधिक सभी कार्रवाइयों का सहारा लेने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। नोटिस में कहा गया कि कांग्रेस की ऐसी हरकत से सोशल मीडिया पर बड़े स्तर पर लोगों ने उस वीडियो को देखा जो कि बिल्कुल तथ्यात्मक नहीं है। इससे नितिन गडकरी की प्रतिष्ठा में क्षति, मानहानि और विश्वसनीयता में बड़ी हानि हुई है। इंटरव्यू की वीडियो को तोड़ मरोड़ कर संदर्भहीन और प्रासंगिक अर्थ के बिना पेश किया गया है। कांग्रेस ने उन हिस्सों को काट दिया जहां बताया गया था कि हालातों को सुधारने के लिए मोदी सरकार द्वारा कितने प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके वर्तमान में अच्छे परिणाम भी है। दरअसल कल यानी 1 मार्च 2024 को कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें नितिन गडकरी को बोलते दिखाया गया था कि आज गांव, गरीब, मजदूर और किसान दुखी है।
गांव में अच्छे रोड नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छे स्कूल भी नहीं है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस ने ऐसा दिखाया जैसे नितिन गडकरी ने यह कहकर मोदी सरकार के कार्यों की पोल खोली हो, लेकिन इस वीडियो में हकीकत में जो पूरी बात केंद्रीय मंत्री ने कही थी वो थी कि कृषि पर जो पॉपुलेशन डिपेंड है वो 65% है। जब गांधी जी थे तब 90% की आबादी गांव में रहती थी और धीरे धीरे 30% पलायन क्यों हुआ। इसका मतलब है कि आज गांव गरीब, मजदूर, किसान दुखी है। इसका कारण है कि जल, जंगल, जमीन और जानवर, यह जो ग्रामीण इकोनॉमी है, यहाँ अच्छे रोड नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, अच्छा अस्पताल नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है, किसान की फसलों को अच्छे भाव नहीं मिल रहे। ऐसा नहीं है कि यहाँ विकसित नहीं हुआ, लेकिन जिस हिसाब से बाकी जगह हुआ है उतना नहीं है। हमारी सरकार आने के बाद हम इस पर बहुत काम कर रहे हैं। ऐसे ब्लॉक निकाले गए हैं जहाँ विशेष रूप से कार्य करने की जरूरत है। वीडियो से साफ था कि गडकरी के बयान पर जो संदेश फैलाने का काम हो रहा है वो सरासर भ्रामक है। असल में केंद्रीय मंत्री ये बता रहे थे कि पलायन इसलिए हुआ क्योंकि ग्रामीणों को अच्छे संसाधन नहीं मिले और उनकी सरकार इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण रूप से काम कर रही है, न कि वो ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार में देश के यह हालात है। कांग्रेस की इसी हरकत पर उन्हें नोटिस भेजा गया है, लेकिन अभी नोटिस का उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया है। क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे। जय हिंद, जय भारत। जब राजनीति में परिवर्तन की बात पर साधारण व्यक्ति बनकर आए थे तो शराब घोटाला करने की क्या आवश्यकता थी? शीश महल जीर्णोद्धार के लिए 43 करोड़ की क्या आवश्यकता थी? दिल्ली निवासियों का धन वक्फ बोर्ड को देने की क्या आवश्यकता थी? राम मंदिर का विरोध करने की क्या आवश्यकता थी? दिल्ली के शराब घोटाले में सीबीआई को एक और गवाह मिल गया है, जिससे केजरीवाल भारी मुसीबत में है। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने मंगूटा राघव रेड्डी की उस अपील को स्वीकार कर लिया जिसमें उन्होंने गवाह बनने की इच्छा जाहिर की थी। मंगूटा राघव रेड्डी युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के ओंगोल से सांसद मंगूटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे हैं। स्पेशल जज एम.के. नागपाल ने गुरुवार को आदेश पारित किया। सीआरपीसी की धारा 306 के तहत दायर राघव की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। राघव ने कोर्ट से माफी दिए जाने की मांग करते हुए गवाह बन जाने की अनुमति मांगी थी। हाल ही में अदालत ने राघव को अग्रिम जमानत दे दी थी और कहा था कि अभी तक राघव का नाम विशेष तौर पर एफआईआर में आरोपी के रूप में दर्ज नहीं है। सीबीआई की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया है कि उन्होंने जांच में सहयोग किया है और जब भी बुलाया गया पेश हुए। कोर्ट ने कहा यह भी बताया गया है कि सीआरपीसी की धारा 161 और 164 उपधारा 2 के तहत दर्ज कराए केस में राघव ने कुछ महत्वपूर्ण बातों का खुलासा किया है। आइए समझते हैं दिल्ली का शराब घोटाला। पुरानी शराब नीति 750 ml थोक कीमत 166.73 रुपए, एक्साइज ड्यूटी उसमें मिला दी जाए तो 223.88 रुपए, वेट हो गया इसमें 106 रुपए, रिटेलर कमीशन 33.39 रुपए, एमआरपी हो गई टोटल 530 रुपए। नई शराब नीति की बात की जाए तो 750 ml थोक कीमत 188.41 रुपए, जिसमें एक्साइज ड्यूटी 1.88 रुपए, वेट 1% यानी 1.90 रुपए, रिटेलर मार्जिन 363.27 रुपए। अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी की बात की जाए तो इसमें 4.54 रुपए थी और एमआरपी टोटल हो रही है 560 रुपए। इस प्रकार पुरानी शराब नीति में एक बोतल पर सरकार की कमाई 329.89 और नई शराब नीति में मात्र 8.32 होती है। यानी नई नीति से प्रति बोतल 321.57 का सरकार को घाटा। पुरानी नीति में रिटेलर का कमीशन 33.39 रुपए था, जबकि नई नीति में रिटेलर का कमीशन 363.27 होता, अर्थात प्रति बोतल 330.12 का रिटेलर को फायदा। यहाँ पर स्पष्ट यह देखने को होता है कि प्रति बोतल सरकार को जितना नुकसान होता है लगभग उतना ही, बल्कि उससे भी थोड़ा ज्यादा रिटेलर को फायदा पहुंचा है।
अब कोई भी समझ सकता है कि चतुराई से नई नीति बनाकर मैन्युफैक्चरर्स रिटेलर्स को फायदा पहुंचाया गया। अब ये फायदा मैन्युफैक्चरर्स को कैसे पहुंचे, तो नई नीति में मैन्युफैक्चरर्स को रिटेल में 20 शॉप खोलने की अनुमति दे दी। पुरानी नीति में जहां शराब की बिक्री प्रति माह 132 लाख लीटर थी, नई शराब नीति में प्रति माह शराब की बिक्री 245 लाख लीटर हो गई। इस बिक्री को बढ़ाने के लिए बकायदा पीने वाले की उम्र घटाकर 18 साल और समय बढ़ाकर रात्रि 3 बजे तक कर दिया। अब आप समझ गए होंगे कि यह कितना बड़ा और कट्टर घोटाला है और कितनी बड़ी कमाई केजरीवाल एंड कंपनी ने की है, जिसकी वजह से चीफ सेक्रेटरी को एलजी से सीबीआई जांच के लिए कहना पड़ा। यह हाल उस पार्टी का है जो राजनीति से भ्रष्टाचार मिटाने का दावा करके प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई थी, परंतु उसकी दाढ़ी तो तिनके से भरी निकल रही है। भ्रष्टाचारी कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर क्या कहना है आपका, इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। हर बार एलजी से पंगा लेकर बुरे फंस जाते हैं केजरीवाल। इस बार भी एलजी ने केजरीवाल को पूरा एक्सपोज कर दिया है। पहले केजरीवाल ने यह झूठ बोला कि दिल्ली में लोगों का पानी का बिल नहीं आ रहा, पर गरीब परिवारों के 2-3 लाख रुपए के बिल आए हैं, जिसे वो अपने जेवरात घर बेचकर चुका रहे हैं। अब केजरीवाल ने यह सारा इल्जाम एलजी पर ही डाल दिया कि वो बिल माफ नहीं कर रहे। एलजी साहब ने एक चिट्ठी लिखकर क्लियर किया कि वाटर, फाइनेंस और अर्बन डेवलपमेंट या सारे डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के कंट्रोल में हैं और एलजी का इसमें कोई रोल नहीं है। आप सोच सकते हैं इनसे बड़ा मक्कार, झूठा और बेईमान कौन होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना एक बार फिर आमने सामने हैं। मामला दिल्ली में बढ़े हुए पानी के बिलों का है। बढ़े हुए पानी के बिलों के एक मुश्त निपटान के मुद्दे पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बुधवार को सीएम केजरीवाल को संबोधित खुला पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने कहा कि प्रस्तावित योजना को रोकने के आम आदमी पार्टी सरकार के आरोप सफेद झूठ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप सरकार के मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने भी आरोप लगाया था कि उपराज्यपाल बीजेपी संबंधित अधिकारियों के जरिए योजना में रुकावट पैदा कर रहे हैं। वहीं सीएम केजरीवाल ने भी उपराज्यपाल को जवाब में खुला पत्र लिखा और कहा कि वह उनके पत्र की भाषा से बहुत दुखी है। उन्होंने कहा, हमारे जो भी मतभेद राजनीतिक पृष्ठभूमि और हमारा नजरिया भले ही अलग हो, लेकिन एक संवैधानिक पदाधिकारी की तरफ से दूसरे पदाधिकारी के लिए इस तरह की आक्रामक भाषा स्वीकार करने योग्य नहीं है। बढ़े हुए पानी के बिलों के एक मुश्त निपटान के मुद्दे पर चल रहे वाक युद्ध में एलजी वीके सक्सेना ने बुधवार को सीएम अरविंद केजरीवाल के नाम खुले पत्र में कहा कि प्रस्तावित योजना को रोकने के आप सरकार के आरोप सफेद झूठ थे। मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने भी एलजी और बीजेपी पर संबंधित अधिकारियों के जरिए योजना को रोकने का आरोप लगाया। वहीं एलजी वीके सक्सेना ने अपने पत्र में दावा किया कि योजना पर कागज का एक भी टुकड़ा आधिकारिक या अनौपचारिक रूप से उनके संज्ञान में नहीं लाया गया। वीके सक्सेना ने केजरीवाल को लिखा कि जल, वित्त, शहरी विकास योजना से संबंधित ये सभी विभाग ट्रांसफरेबल विषय होने की वजह से पूरी तरह से मुख्यमंत्री के नियंत्रण में है और एलजी की कोई भूमिका नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी और पूर्व मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के खिलाफ उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ 10 करोड़ रुपए की उगाही का कथित तौर पर आरोप है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सत्येंद्र जैन पर तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल के साथ मिली भगत कर जेल से ही हाई प्रोफाइल रैकेट चलाने का आरोप है, जिसके तहत जबरन वसूली और दिल्ली की विभिन्न जेलों में बंद हाई प्रोफाइल कैदियों से प्रोटेक्शन मनी मांगने का भी आरोप है। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में अब भी अंदरूनी कलह कम नहीं हुई है। आलाकमान ने कांग्रेस के नेताओं को सख्त हिदायत दी थी कि कोई भी नाराजगी मीडिया में आकर जाहिर करने की बजाय पार्टी आलाकमान के साथ बात करे, लेकिन अब भी कांग्रेसी नेताओं की बयानबाजी लगातार जारी है।
हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने एक बार फिर खुले मंच से सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा स्थापित करना सिर्फ उनके परिवार की ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश की मांग थी। वह लंबे वक्त से मांग करती रही लेकिन प्रतिमा स्थापित नहीं की गई। उन्होंने कहा, इसके लिए सिर्फ रिज मैदान पर 2 गज जमीन मांगी जा रही थी। लोग खुद अपना पैसा खर्च करने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ उनके परिवार की ही बात नहीं है, इसके साथ ही पूरे प्रदेश की भावनाएं जुड़ी थी। उन्होंने कहा, अगर समय रहते प्रतिमा स्थापित कर दी गई होती तो आज ऐसे हालात पैदा न होते। वहीं विक्रमादित्य सिंह के दिल्ली जाने को लेकर प्रतिभा सिंह ने कहा कि वे आधिकारिक दौरे पर दिल्ली गए हुए हैं, जहां वे सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि उनके आधिकारिक टूर प्लान भी सामने आया है। ऐसे में यह देखा जा सकता है कि वे दिल्ली क्या करने गए हैं। प्रतिभा सिंह ने भारतीय जनता पार्टी में जाने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वे हिमाचल कांग्रेस के सर्वोच्च पद पर है और उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। बीजेपी में जाने की बात न तो उनके जहन में है और न ही उनकी बीजेपी नेताओं से बात हुई है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह ने अपने विभाग में स्वतंत्रता से काम न किए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ विक्रमादित्य सिंह की बात नहीं है, अन्य मंत्री भी इससे परेशान हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि जब किसी को मंत्री बनाया गया है तो उसे काम करने के लिए फ्री हैंड दिया जाना चाहिए। प्रतिभा सिंह ने कहा कि आने वाले वक्त में वह भी केंद्रीय आलाकमान से मुलाकात करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र की ओर से भेजे गए ऑब्जर्वर के सामने नेतृत्व परिवर्तन की बात कही गई, लेकिन उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू को ही मुख्यमंत्री बनाए रखने की बात कही है। गुरुवार को हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की बॉडी लैंग्वेज बेहद असहज नजर आ रही थी। इससे साफ पता चल रहा था कि उनके मन में अब भी वीरभद्र सिंह के अपमान को लेकर टीस है। हालांकि केंद्रीय पर्यवेक्षकों के दबाव में वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे। इसके बाद जब विक्रमादित्य सिंह मंत्रिमंडल की बैठक के लिए गए तो वहां भी उनकी बॉडी लैंग्वेज अन्य मंत्रियों के मुकाबले काफी असहज थी। क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं होने को लेकर नाराजगी जताई है। लालू यादव ने कांग्रेस से कहा कि अब समय नहीं बचा कि सीटों का बंटवारा कर चुनाव की तैयारी शुरू करनी चाहिए। लालू यादव ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा पर भी विचार करना चाहिए और घूमना फिरना बंद कर अब लोगों को इकट्ठा करने की रणनीति बनानी चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने यह बातें एक मीडिया संस्थान को दिए अपने इंटरव्यू में कही है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बीच में छोड़कर विदेश निकल गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने प्रचारित किया था कि उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने लेक्चर देने के लिए बुलाया है। यह सारा दावा फर्जी निकला। दरअसल राहुल गांधी की जिस यात्रा को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की यात्रा बताया जा रहा है वो दरअसल एक कॉलेज की यात्रा है। यही नहीं, उस कॉलेज में भी राहुल गांधी ने जो भाषण यानी लेक्चर दिया है उसे सुनने वाले भी मुट्ठी भर लोग थे और इस भाषण को देने के लिए व्यवस्था करनी पड़ी क्योंकि इस जगह को पैसे देकर कोई भी बुक कर सकता है। राहुल गांधी की विजिट बुकिंग के बाद हुई थी। उसका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और जीसस कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। न ही कॉलेज और न ही विश्वविद्यालय की उसमें कोई सहभागिता रही, न ही वो इस कार्यक्रम के आयोजक रहे। इसके बाद कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं नेताओं ने राहुल गांधी की तथाकथित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दिए गए लेक्चर को शेयर किया। किसी ने उन्हें सादगी की मूर्ति बताया तो किसी ने कुछ। चूंकि कांग्रेस का दावा है कि लंबे समय से यह लेक्चर तय था, ऐसे में कांग्रेसियों ने माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
लेकिन अब इसकी असलियत सामने आ चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी को बुलाना तो दूर, कैम्ब्रिज ने पूछा तक नहीं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और न ही जीसस कॉलेज की तरफ से इस कार्यक्रम की सूचना दी गई है और न ही आधिकारिक कार्यक्रमों में इसे लिस्ट किया गया है। इस रिपोर्ट से साफ है कि राहुल गांधी का कैम्ब्रिज दौरा जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा था। न ही राहुल गांधी को कैम्ब्रिज ने बुलाया और न ही जीसस कॉलेज ने, बल्कि पेड कार्यक्रम के जरिए भारत देश की 140 करोड़ जनता को भ्रम में डालने का प्रयास कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की तरफ से किया गया। बता दें कि 21 फरवरी 2024 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने यह जानकारी दी थी कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बीच में रोककर 26 फरवरी से 1 मार्च के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जा रहे हैं, जहां वो लंबे समय से प्रस्तावित 2 विशेष लेक्चर देंगे। ये लेक्चर 27 फरवरी और 28 फरवरी को होंगे। इसके लिए वो नई दिल्ली में हो रही पार्टी की बैठकों तक में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत अहम है। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।